गुड इवनिंग टू ऑल। सो आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च एंड रिसर्च प्रोसेस। तो हम लोग ये जो टॉपिक है आपको नर्सिंग के डिफरेंट कोर्सेज एंड सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा। ये जो टॉपिक है आपको मिलेगा बीएससी नर्सिंग 7 सेमेस्टर के सिलेबस में भी यूनिट 1 में ये टॉपिक जो है आपको मिलेगा। एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में भी आप ये टॉपिक पढ़ेंगे, और अगर आप जीएनएम स्टूडेंट है जीएनएम थर्ड ईयर में ये टॉपिक आप पढ़ सकते हैं जीएनएम इंटर्नशिप में। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इससे कुछ सीखेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक हम लोग पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में देना चाहूंगी कि रिसर्च होता क्या है। रिसर्च यानी कि किसी भी चीज को सर्च करना, या फिर रिपीटेडली हम लोग उसके बारे में पता करते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके का ये नॉलेज गेन करने का तरीका है रिसर्च। अगर हम लोग को डेली एक्टिविटी की बात करूँ तो अगर हम लोग को कुछ पता नहीं होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि चलो इस टॉपिक पे हम लोग रिसर्च करते हैं। रिसर्च का मतलब है खोज करना या फिर अनुसंधान करना, इसको हिंदी में अनुसंधान भी बोलते हैं। तो चलो इस पे हम लोग कुछ रिसर्च करते हैं, यानी कि उसको सर्च करते, पता करते कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिसर्च क्या है, एक मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज है। हम लोग मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज देखेंगे, यानी कि हम लोग नॉलेज को कैसे एक्वायर कर सकते हैं, यानी किसी भी चीज को हम लोग कैसे सीख सकते हैं। तो पहला है बाय द हेल्प ऑफ ट्रेडिशन या फिर ट्रेडिशनल मेथड। तो ट्रेडिशन यानी कि क्या ट्रेडिशन चल रहा है, उसके थ्रू हम लोग किसी भी चीज को सीख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग असाइनमेंट का ही ले लेते हैं। एज अ स्टूडेंट हम लोग को असाइनमेंट लिखना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, लेकिन हम लोग उसको क्या करते हैं, लिखते हैं या फिर प्रिपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा ट्रेडिशन है नर्सिंग का। आप चाहे कहीं से भी नर्सिंग का कोर्स करें, चाहे आप एमएससी करें या बीएससी करें या जीएनएम करें, आपको ये जो असाइनमेंट है इसे आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रेडिशन जो है स्टार्टिंग से ही चला आ रहा है। तो ये हो गया हमारा एक तरीके से ट्रेडिशन, यानी बाय द हेल्प ऑफ ट्रेडिशन हम लोग नॉलेज को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स जो भी हमारे से ऊपर अथॉरिटी है, प्रिंसिपल हो गए, डीन हो गए, डायरेक्टर हो गए, यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर जो भी हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ की अथॉरिटी हो गई, या फिर जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ की अथॉरिटी हो गई। आप हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स का जॉब करेंगे या फिर नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे तो वहाँ की अथॉरिटी हो गई। वो सर्टेन रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, एसओपीज स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर, प्रोटोकॉल्स बनाते हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है। तो हम लोग उनसे भी बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं, लर्न करते हैं। तो ये भी एक तरीके का मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज है। नेक्स्ट है बोरोइंग। बोरोइंग का मतलब होता है कोई भी चीज को लेना, यानी कि हम किसी से नॉलेज को ले सकते हैं। हम अपने टीचर से सीख सकते हैं, अपने पीयर ग्रुप्स, फ्रेंड्स से हम लोग सीख सकते हैं किसी भी चीज को। तो बाय द हेल्प ऑफ बोरोइंग भी हम लोग जो हमारा नॉलेज है उसको एक्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर का मतलब है अगर हमें कोई स्किल नहीं आता है तो हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे उसको ट्राई करेंगे, उसको सीखेंगे, और जब हम सीखेंगे तो उसमें हमारा मिस्टेक होगा। जब हम स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम कैनुला लगाए होंगे तो बहुत लोगों से कैनुला नहीं लगा होगा। क्यों नहीं लगा होगा? क्योंकि वो फर्स्ट टाइम होगा, सेकिंग ऑफ हैंड हुआ होगा, या फिर फियर होगा। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते क्या हो गया होगा, हम लोग कॉम्पिटेंट हो जाते हैं कैनुलेशन में, आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन में, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग क्या हो जाते हैं, कॉम्पिटेंट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग पहले कोई भी चीज सीखते हैं तो ट्रायल यानी कि ट्राई करते हैं, एरर होगा यानी मिस्टेक होगा, मिस्टेक सभी से होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे हम लोग क्या हो जाएंगे, एक्वायर हो जाएगा, हम लोग का नॉलेज एक्वायर हो जाएगा, हम लोग स्किलफुल हो जाएंगे। नेक्स्ट है बाय द हेल्प ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। तो एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ हम लोग नर्सिंग ऑफिसर या फिर एज अ टीचर हम लोग बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स अटेंड करते हैं। तो हम लोग अटेंड करते हैं तो हम लोग डिफरेंट प्लेसेस में जाते हैं या फिर वेबिनार के मेथड से अटेंड करते हैं। तो हमारा बहुत सारा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, न्यू न्यू लोगों से हम लोग मिलते हैं, उनका नॉलेज क्या है, उनका पर्सनालिटी कैसा है, उसको हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और फिर हम लोग उसको अपनाते हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस यानी कि खुद हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं और फिर उसको नॉलेज को हम लोग अपनाते हैं। तो ये भी एक तरीके का मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज है। नेक्स्ट है रोल मॉडलिंग। रोल मॉडलिंग हम लोग का हर
किसी का एक रोल मॉडल होता है। रोल मॉडल का मतलब है जिससे हम लोग प्रेरणा लेते हैं। प्रेरणा यानी कि मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं जिसे देख करके। रोल मॉडल हमारा कोई भी हो सकता है, लाइक हमारे टीचर्स हो सकते हैं, कोई हमारा लाइक टीचर हो सकता है, कोई हम फ्रेंड, अपना फ्रेंड को बनाता है रोल मॉडल, या फिर कोई अपने पेरेंट्स को अपना रोल मॉडल मानता है, या फिर कोई जो आइडियल्स है डिफरेंट, लाइक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, डॉक्टर विवेकानंद हो गए, तो उनको अपना क्या मानता है, रोल मॉडल मानता है, और उनकी बातों को क्या करता है, फॉलो करता है, फिर उनसे बहुत सारी चीजों को सीखता है। तो हम लोग बाय द हेल्प ऑफ रोल मॉडलिंग भी नॉलेज को क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब होता है, वर्ड इंट्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज को कॉपी करना है, मीन्स कॉपीइंग दी समवन्स एबिलिटी और समवन्स एक्सपीरियंस। तो हम लोग कॉपी करते हैं, लाइक अगर हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल हम लोग ले लें कि हमें पढ़ने में मन नहीं लगता, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि हमारे बैच में सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर हमारा रूममेट जो है वो पढ़ाई कर रहा है और हम मोबाइल चला रहे हैं, तो क्या करते हैं, हमें भी फिर मन करने लगता है कि चलो हम भी पढ़ाई करते हैं, तभी तो हमें टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये हो गया हमारा इंट्यूशन। नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब वो होता है, हमें कोई भी चीज नहीं पता तो हम लोग उसको पता करेंगे। रीजनिंग यानी कि अगर कोई चीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसका रैशनल पता करेंगे, मीन्स एक तर्क लगाना, तर्क शक्ति से किसी भी चीज को पता करना। तो ये भी एक तरीके का मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, यानी कि हम लोग कोई चीज सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं, उसका लेवल क्या होता है। तो पहला होता है नोवाइस। नोवाइस का मतलब होता है हमें कुछ पता नहीं होगा, मतलब हम एकदम सिंपली हमें अननोन होंगे, हम लोग को कोई नॉलेज नहीं होगा। फिर धीरे धीरे हम लोग क्या होते हैं, एडवांस बिगिनर होते हैं। एडवांस बिगिनर में हम लोग क्या होते हैं, धीरे धीरे हम लोग उस चीज के बारे में जानेंगे। जानने के बाद हम लोग क्या हो जाएंगे, कॉम्पिटेंट हो जाएंगे, यानी कि उसको करने लगेंगे, और करने के बाद क्या हो जाएंगे, हम लोग प्रोफिशिएंट होंगे। प्रोफिशिएंट यानी स्किलफुल हम लोग बोल सकते हैं। लाइक पहले हम लोग को आईवी कैनुलेशन नहीं पता था, फिर हम लोग को थ्योरी में पढ़ाया जाता है उसके बाद कि आईवी कैनुलेशन क्या होता है, कैनुला का डिफरेंट साइजेस क्या होता है, कौन सा वेन एनाटॉमी हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे बॉडी में होता है, कहाँ पे हमें प्रोमिनेंट वेन चेक करना है, कैसे चेक करना है। तो हम लोग इस स्टेज में क्या होते हैं, एडवांस बिगिनर होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, हम लोग धीरे धीरे हम लोग डमी पे प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि डमी पे हम लोग धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, कॉम्पिटेंट हो जाएंगे। उसके बाद जब हम लोग पेशेंट पे प्रैक्टिस करने जाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, प्रोफिशिएंट, यानी कि हम लोग स्किल्ड हो गए हैं। और धीरे धीरे हम लोग स्किल जो है हमारा, प्रैक्टिस करते करते, बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एक्सपर्ट। तो धीरे धीरे हम लोग क्या हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे उस फील्ड में या फिर उस स्किल में। नेक्स्ट हम लोग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च। तो हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज रिसर्च। तो रिसर्च होता क्या है, तो रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक इंक्वायरी दैट यूजेस डिसिप्लिन्ड मेथड टू आंसर क्वेश्चन और सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो रिसर्च क्या है, एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी है। सिस्टमेटिक इंक्वायरी है क्यों बोला गया है, रिसर्च जब हम लोग करते हैं तो कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, और एक डिसिप्लिन मेथड है, यानी कि हम लोग किसी भी स्टेप को यहाँ पे स्किप नहीं करते हैं। टू आंसर क्वेश्चन और सॉल्व प्रॉब्लम, हमारा जो भी क्वेश्चन है कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, तो उस क्वेश्चन का आंसर को पाने के लिए, और कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च क्या है, एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी दैट यूजेस डिसिप्लिन मेथड टू आंसर क्वेश्चन और सॉल्व प्रॉब्लम्स। The ultimate goal of research is to develop, refine and expand a body of knowledge। तो अगर हम लोग देखें कि रिसर्च का अल्टीमेट गोल क्या है, तो है इसका अल्टीमेट गोल है टू डेवलप, टू रिफाइन एंड एक्सपेंड द बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी हमारे अंदर नॉलेज को डेवलप करना, ज्ञान को, हमारा जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव करना, बढ़ाना, रिफाइन करना, यानी कि जो प्रीवियस नॉलेज है उसको और अपडेट करना, और एक्सपेंड द बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि जो नॉलेज है उसको और एक्सपेंड करना, यानी कि उसकी मात्रा को और इम्प्रूव करना और बढ़ाना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ऑफ रिसर्च अकॉर्डिंग टू पॉलिट एंड हंगर, तो ये आपको बुक में भी मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू पॉलिट एंड हंगर 1995 के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है,
तो नर्सिंग रिसर्च is defined as a systematic search for knowledge about issues important to nursing profession. तो नर्सिंग यहाँ पे क्या बोला, नर्सिंग रिसर्च क्या है, एक सिस्टमेटिक सर्च है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं जो भी इशू हो रहा है हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में, उसके बारे में हम लोग सर्च करते हैं. पॉलिट एंड बैक ने 2008 में क्या डिफाइन किया है, डिफाइन रिसर्च एज अ सिस्टमेटिक इंक्वायरी डिजाइन टू डेवलप trustworthy evidence about issue of important to nursing profession. तो पॉलिट एंड बैक ने कहा है कि नर्सिंग रिसर्च का एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, डिजाइन है, जिसको डेवलप किया गया है एविडेंस बेस्ड. जो भी एविडेंस है, लाइक हम लोग कोई स्किल पे रिसर्च कर रहे हैं तो उसका क्या एविडेंस है, तो उस पे रिसर्च करने के लिए इसको डिफाइन किया गया है टू दी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इट इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू एग्जामिनिंग फेनोमेना इंपॉर्टेंट टू नर्सिंग एंड नर्सेस. तो नर्सिंग लारा टैलबोट ने इसे दिया है इस डेफिनेशन को 1995 में, और ये भी क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है, रिसर्च बेसिकली एक सिस्टमेटिक अप्रोच है और इसमें एग्जामिन किया जाता है टॉपिक रिलेटेड टू नर्सिंग एंड नर्सेस. नेक्स्ट डेफिनेशन है, इट इज अ सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग फेनोमेना इंपॉर्टेंट टू नर्सिंग. इस डेफिनेशन को दिया है रोजमेरी ने 1998 में. तो ये भी क्या बोल रहे हैं कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है. तो रिसर्च में हम लोग का जो भी करते हैं उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, एक मेजरेबल होना चाहिए, यानी कि जो भी हम लोग करेंगे उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म करेंगे और उसको हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, मेजर भी करते हैं. सो फेनोमेना इज फैक्ट दैट इज नॉट फुल्ली अंडरस्टूड. तो फेनोमेना का मतलब होता है कि जो हमें नहीं पता है हम उसके बारे में सर्च करेंगे. मीनिंग को हम फिर एक बार अच्छे से समझते हैं कि रिसर्च होता क्या है. तो रिसर्च क्या है, इट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस बिकॉज द रिजल्ट आर वेरीफाइबल. तो रिसर्च क्या है, हमारा एक साइंटिफिक प्रोसेस है. हम लोग ऐसे कुछ नहीं बोल देते हैं, उसमें जो करते हैं उसको प्रूफ के साथ करते हैं, एक एविडेंस होता है हमारा. तो रिसर्च क्या हो गया, एक साइंटिफिक प्रोसेस है और उसका जो रिजल्ट होता है वेरीफाइबल होता है, यानी कि हम लोग उसको वेरीफाई कर सकते हैं. इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, फैक्ट एंड रिलेशनशिप. और इसमें जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसमें वो फैक्ट बेस्ड होता है, ना कि हम लोग कुछ भी बोल दिए उसके बेस्ड पे होता है. इट इज परस्यूट of a definite objective with due control followed by analysis using statistical procedure. तो जैसा कि मैंने बताया कि रिसर्च में हम लोग ऑब्जेक्टिव जो सेट करते हैं उसको हम लोग फिर क्या करते हैं, मेजर भी करते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा या फिर प्रोसीजर को यूज करके, कैलकुलेट करके. इट इज एन एब्स्ट्रैक्शन नोन येट नॉट क्लियरली. तो इट इज एब्स्ट्रैक्शन है, हम लोग इसको एक एब्स्ट्रैक्शन में बोल सकते हैं. बहुत सारी चीज हमें पता होता है लेकिन वो क्लियरली नहीं पता होता है, तो हम लोग रिसर्च करते हैं. लाइक प्रीवियस कोई रिसर्च को देखे, हम लोग उसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर को देखे, पढ़े, और फिर हम लोग खुद से करके देखेंगे कि ये सही है या नहीं, तो हम लोग उस पर रिसर्च करते हैं. इट इज वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग विथ मोर राइगो. तो ये क्या है, एक तरीके का प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी हम लोग इसको बोल सकते हैं. इट इज कंट्रोल एंड प्रेडिक्शन. तो रिसर्च में हम लोग पहले क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस सेट करते हैं. हाइपोथेसिस मतलब हम लोग का क्या प्रेडिक्शन होता है, मतलब हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं रिजल्ट, उसको सेट करते हैं. तो रिसर्च क्या है, हमारा एक कंट्रोल प्रोसेस है. हम लोग ऑब्जेक्टिव जो सेट करते हैं उसी को मेजर करते हैं, तो एक कंट्रोल हो गया और उसमें एक प्रेडिक्शन भी होता है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेन नीड फॉर नर्सिंग रिसर्च. तो नर्सिंग रिसर्च क्यों पढ़ना चाहिए या फिर हमें रिसर्च के बारे में एज अ नर्स क्यों जानना चाहिए. तो पहला है, इट वैलिडेट्स नर्सिंग एज अ प्रोफेशन. तो लोगों को लगता है कि एज अ नर्स हम लोग बस हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है. हम लोग एज अ रिसर्चर भी वर्क कर सकते हैं, एज अ नर्स भी वर्क कर सकते हैं. तो ये हमारे नर्सिंग प्रोफेशन को क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, एक प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू देता है, वैलिडेट करता है हमारे नर्सिंग, इसका वेटेज को बढ़ाता है. इट प्रोवाइड्स साइंटिफिक बेसिस फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस. तो एक साइंटिफिक बेसिस देता है. अगर हम लोग कोई प्रोसीजर कर रहे हैं तो इसमें हम लोग एविडेंस बेस्ड, लाइक कोई भी चीज रिसर्च हुआ है वो प्रैक्टिस करेंगे तो एक साइंटिफिक बेस मिलेगा, तो इससे हम लोग को हेल्प मिलता है. इट डेमोन्स्ट्रेट अकाउंटेबिलिटी ऑफ द
प्रोफेशन, और ये हमारे प्रोफेशन का जो अकाउंटेबिलिटी है, लाइक जो भी प्रूफ्ड है, जो भी एविडेंस बेस्ड है, जो रिसर्च किया हुआ है, वो उस प्रैक्टिस को हम लोग करेंगे तो क्या होगा, एक अकाउंटेबिलिटी होगा। लाइक अगर हम लोग कोई चीज, कोई मेथड, कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं, हम लोग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी जिसपे प्रीवियसली रिसर्च हो चुका है और जो प्रूफ है हम लोग वही वाला स्किल या प्रोसीजर डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं। तो एक अकाउंटेबिलिटी हमें प्रदान करता है रिसर्च। अदर नीड्स फॉर नर्सिंग रिसर्च क्या क्या है? टू मोल्ड एटीट्यूड, इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस एंड टेक्निकल स्किल्स। तो ये हमारे एटीट्यूड को चेंज करता है, यानी कि हमें नॉलेजफुल बनाता है, और हमारा एटीट्यूड जो है पॉजिटिव होता है, चेंज होता है, हमें कॉम्पिटेंस बनाता है और टेक्निकल स्किल को हमारे इम्प्रूव करता है। फिल्स द गैप इन नॉलेज एंड प्रैक्टिस। तो हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारा नॉलेज का जो गैप है, लाइक हम लोग प्रैक्टिस कोई भी चीज को करते हैं तो हमें उसका रैशनल पता होना चाहिए कि हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो ये हमारा नॉलेज का गैप और प्रैक्टिस का जो गैप है उसको फिल करता है। फॉस्टर कमिटमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी टू कंज्यूमर। तो हमारे कंज्यूमर कौन होंगे? क्लाइंट होंगे, पेशेंट होंगे, तो उसके प्रति हमें क्या बनाता है? अकाउंटेबल बनाता है। हम लोग वही करते हैं जो कि स्टैटिस्टिकली प्रूव है रिसर्च में। आइडेंटिफाइज द रोल ऑफ नर्स इन चेंजिंग सोसाइटी। रिसर्च क्या करता है? रोल ऑफ नर्स एक हमारा आइडेंटिटी बनाता है कि हम लोग भी एक रिसर्चर है, ना कि एक सिर्फ नर्स है। तो हमारे सोसाइटी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है हमको लेकर के, उसको ये चेंज करता है। हेल्प्स एडमिनिस्ट्रेशन टू टेक प्रॉम्प्ट डिसीजन। ये हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके अंदर हम वर्क कर रहे हैं, तो उसको हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, अगर हम लोग कोई अच्छा रिसर्च करे तो। हेल्प्स टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स इन नर्सिंग एजुकेशन। तो पहले जो है हम लोग ब्लैक बोर्ड से पढ़ाते थे, अब हम लोग व्हाइट बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड से हम लोग जब पढ़ाते थे तो बहुत सारा लाइक ब्रीदिंग प्रॉब्लम एज अ टीचर हमें होता था, लेकिन अब व्हाइट बोर्ड में ऐसा नहीं है। तो ये सब कहाँ से हुआ डेवलप? तो ये रिसर्च से हुआ। अब तो हम लोग डिजिटल बोर्ड भी यूज करने लगे हैं। तो ये हमारा एक तरीके से हेल्प्स टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड इन नर्सिंग एजुकेशन। हमारे फील्ड ऑफ नर्सिंग एजुकेशन आजकल ई लर्निंग आ गया, हम घर बैठे क्या कर सकते हैं? लर्न कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? हमारे स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करता है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ऑल्सो। रिफाइन द एग्जिस्टिंग थ्योरीज एंड हेल्प इन डिस्कवरी ऑफ न्यू थ्योरीज। तो जो पुराना नर्सिंग थ्योरीज है, जो भी लाइक नाइटिंगेल थ्योरी हो गया, हेल्थ एंड बिलीफ मॉडल हो गया, सारे जो थ्योरी जो चल रहा है उसको हम लोग फिर से रिफाइन कर सकते हैं, यानी इसमें क्या चेंजेस लाना है, क्या हम लोग उसमें उसको और नया कर सकते हैं, इसमें हेल्प मिलता है। न्यू थ्योरीज को फॉर्म करने में भी रिसर्च के थ्रू हम लोग को हेल्प मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नीड फॉर नर्सिंग रिसर्च इन इंडिया। तो इंडिया में हम लोग को रिसर्च, नर्सिंग रिसर्च का नीड क्यों हुआ? तो फॉर प्रेस्टीज ऑफ प्रोफेशन। तो हमारे जो नर्सिंग प्रोफेशन है उसका स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए। टू आइसोलेट प्रॉब्लम एरियाज। तो बहुत सारे प्रॉब्लम एरियाज है हमारे फील्ड ऑफ नर्सिंग में, उसको आइसोलेट यानी कि कम करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं, तो उस चैलेंजेस पर हम लोग रिसर्च कर सकते हैं और उसको कम कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ रिसर्च। टू डिटरमाइन सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उस पर हम लोग थिंक कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, और हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हेल्प करता है रिसर्च। टू कलेक्ट फैक्ट्स। कुछ भी अगर हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर कोई भी नॉलेज गेन करना है तो उसका फैक्ट्स को कलेक्ट करने में हेल्प करता है। टू कंट्रीब्यूट टू नॉलेज। हमें नॉलेजेबल बनाता है। टू एनालाइज स्टैंडर्ड्स, यानी कि हमें स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर को फॉलो करने में हेल्प मिलता है। टू गाइड फॉर एक्शन, और हमें गाइड करता है कि हमें क्या स्किल को अपनाना चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर कैसे करना चाहिए, क्या एक्शन हमें लेना चाहिए, इस सब में हमारा रिसर्च जो है हेल्प करता है। नेक्स्ट जो है ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। हमेशा एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है आपका 10 to 5 मार्क्स में आपका ये पूछा जाता है। स्टेप्स इन रिसर्च मेथडोलॉजी। तो रिसर्च मेथडोलॉजी का क्या स्टेप होता है? तो बेसिकली रिसर्च मेथडोलॉजी 7 स्टेप होते हैं, यानी जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो ये 7 स्टेप को हम लोग 7 स्टेप को हम लोग क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। फर्स्ट क्या है? डिफाइन दी प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी। आप लोग कॉलेज में भी रिसर्च करना स्टार्ट कर दिए होंगे, होप सो। अभी अब नया जो आपका सेशन स्टार्ट हुआ है या फिर आप लोग करने वाले होंगे, तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे? डिफाइन दी प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी। आप लोग सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम को सर्च करेंगे, रिसर्च प्रॉब्लम को खोजेंगे कि आपको किस टॉपिक पे रिसर्च करना है। आपका क्वेश्चन एक सेट करेंगे कि क्या आपका क्वेश्चन होगा, क्या आप चाहते हैं रिसर्च करना, किस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं। तो
उसके लिए आप क्या करेंगे, रिव्यू द लिटरेचर। आप प्रीवियस अगर उस टॉपिक में कोई रिसर्च हुआ है तो आप सर्च करेंगे कि इस टॉपिक में प्रीवियसली क्या रिसर्च हुआ है, उसको आप लोग रिव्यू करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप फॉर्मुलेट करेंगे हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेट योर हाइपोथेसिस, यानी आपकी स्टडीज में आप रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप लोग हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करेंगे। स्टेप 4 में क्या है, चूज अ रिसर्च मेथड। उसके बाद आप बेस्ट रिसर्च मेथड को चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू योर स्टडी। लाइक आपको क्वालिटेटिव स्टडी करना है या फिर क्वांटिटेटिव स्टडी करना है, कौन सा स्टडी करना है, मेथड उसका चूज करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, यानी कि आप रिसर्च का जो डेटा है उसको कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, यानी कि डेटा को एनालाइज करेंगे बाय द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशन, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, रिसर्च को पब्लिश करते हैं, उसका रिपोर्ट लिखते हैं और उसको अपने जो नर्सिंग प्रोफेशन है उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हमारा बेसिक स्टेप्स है। इसके बारे में अगर हम लोग डिटेल में देखें तो स्टेप 1 क्या है, डिफाइन द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी। तो डिफाइन द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी में क्या है, the initial step in research methodology is to define the problem or opportunity. If the definition is not carefully taught, thorough and precisely formulated, resources will be wasted trying to solve the wrong problem. तो यह ये बोल रहा है कि ये बेसिक स्टेप है, यानी कि इनिशियल स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही क्लियर नहीं रहेगा तो क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा, यानी कि हम लोग सही से रिसर्च को नहीं कर पाएंगे। टू डिफाइन अ प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी इफेक्टिवली, रिसर्चर मस्ट कंसिडर सेवरल कंसर्न। तो हमें रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करने से पहले हमें सर्टेन कंसर्न हम लोग को होना चाहिए, यानी कि सर्टेन पॉइंट के बारे में हम लोग को सोचना चाहिए। फर्स्ट है द रीजन फॉर परस्यूइंग इंफॉर्मेशन, आपको उस टॉपिक पे रिसर्च क्यों करना है, क्या रीजन है, क्यों करना चाहते हैं आप। द डिसीजन मेकर्स ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट द इशू, अगर कोई इशू है जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हैं उसके बारे में ऑलरेडी क्या क्या हो चुका है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर देखते हैं, यानी प्रीवियस जो रिसर्च हुआ है उसको हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं। द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम, अगर हम लोग रिसर्च करेंगे उस टॉपिक पे तो क्या क्या रिस्क हो सकता है। मान लीजिए हम लोग कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे, एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हम लोग किसी चीज को टेस्ट करेंगे, इफेक्ट ऑफ समथिंग, कुछ आयुर्वेदिक या फिर कोई घरेलू नुस्खा है जिसको हम लोग प्रूफ करना चाहते हैं कि ये इफेक्ट करता है, ये हमारे लिए इफेक्टिव है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, बहुत सारे जो कि इशू है वो आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम भी आएंगे, हमें अप्रूवल लेना होगा, हमें डॉक्टर से अप्रूवल लेना होगा, आयुर्वेद वाले डॉक्टर से अप्रूवल लेना होगा। उसके बाद हमें किसी को हार्म नहीं होना चाहिए, जो हमारा सैंपल है उसको हार्म नहीं पहुंचाना होगा। तो ये सारे रिस्क फैक्टर को हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग उस टॉपिक को चूज करें तो क्या क्या रिस्क हो सकता है एसोसिएटेड विद दैट प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो है हमारा रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर द रिसर्च एक्टिविटी, अगर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं तो जो रिसोर्स हम लोग को चाहिए रिसर्च करने के लिए, क्या वो बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं है, बहुत ज्यादा कॉस्टली तो नहीं है जिससे हम लोग रिसर्च करने वाले हैं, या फिर जो हमारा सैंपल है वो हमारे पहुंच में है या फिर बहुत पहुंच से बाहर है। ये सब हम लोग देखते हैं, रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है, हमारे जो टीचर्स है उस टॉपिक को लेकर के सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, कॉलेज के प्रिंसिपल उस टॉपिक को लेकर के सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, प्रॉपर टाइमिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा डेटा कलेक्शन के लिए। इन सारी चीजों को हमें एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ रिसर्चर सोचना पड़ता है। नेक्स्ट है हाउ द इंफॉर्मेशन विल हेल्प द डिसीजन मेकर, और अगर आप उस टॉपिक पे रिसर्च किए तो क्यों कर रहे हैं, उसका क्या इम्प्लीकेशन है इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग में या फिर इन द फील्ड ऑफ मेडिकल में, तो क्या आप एज अ हेल्प कर सकते हैं डिसीजन मेकर को अपने रिसर्च के थ्रू डिसीजन लेने में। तो इसको भी हम लोग ध्यान में रख करके रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या बोल रहा है, रिव्यू दी लिटरेचर। तो लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, अ लिटरेचर सर्च इज अ सिस्टमेटिक एंड थॉरो सर्च ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पब्लिश्ड लिटरेचर इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एज मैनी आइटम्स एज पॉसिबल दैट आर रिलेवेंट टू अ पार्टिकुलर टॉपिक। तो ये क्या है, एक सिस्टमेटिक एंड थॉरो सर्च है। सिस्टमेटिक यानी कि इसमें क्या है, अगर हम लोग को कोई टॉपिक पे रिसर्च करना है तो हम लोग गूगल में जाएंगे या फिर डिफरेंट डेटाबेस में जाएंगे, पबमेड हो गया,
सिन्हाल हो गया, ये सब डेटाबेस में जाएंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल सर्च करेंगे कि प्रीवियसली उस टॉपिक पे क्या रिसर्च हुआ है, वो लोग कौन सा मेथड अपनाए थे, क्या उनका टूल था, यानी क्या वो क्वेश्चन सेट किए थे, क्या एक्सपेरिमेंट था, वो सबको देखेंगे और फिर जाकर के हम लोग अपना रिसर्च जो है उसको करेंगे। Reviewing the literature provides context of the study and clarifies the relationship between the proposed research and previous research. तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या करता है, हमें एक क्लैरिफिकेशन देता है कि पहले क्या हो चुका है, प्रीवियसली उसका क्या रिजल्ट रहा और हमारा रिजल्ट क्या हो सकता है, इसे हम लोग आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ लिटरेचर शोज हाउ द प्रपोज स्टडी इज यूनिक फ्रॉम द प्रीवियस स्टडी, और ये हमें सोचने में भी हेल्प कराता है कि प्रीवियसली जो स्टडी हुआ था उस स्टडी से हमारा स्टडी कैसे यूनिक है, तो इसमें भी ये हेल्प कराता है। नेक्स्ट जो स्टेप है, स्टेप 3, वो बोल रहा है फॉर्मुलेट योर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया जाता है स्टेप 3 में। तो स्टेप 3 में हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया जाता है। तो हाइपोथेसिस आफ्टर चूजिंग अ रिसर्च क्वेश्चन द नेक्स्ट स्टेप इज टू formulate a research hypothesis. A research hypothesis is a tentative answer to the research question. तो मैंने पहले ही बताया है कि रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है, एक प्रेडिक्शन हम लोग बोल सकते हैं। प्रेडिक्शन यानी कि टेंटेटिव आंसर, यानी कि हम लोग का रिसर्च अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग आंसर जो है रेडी रखेंगे। लाइक अगर हम लोग किसी को प्लांट टीचिंग प्रोग्राम दिए तो हम लोग हाइपोथेसिस क्या लिखेंगे कि जो हमारा जो पार्टिसिपेंट है उसका नॉलेज क्या होगा, इंप्रूव होगा आफ्टर गिविंग अ प्लांट टीचिंग प्रोग्राम। तो ये क्या हो गया, हमारा हाइपोथेसिस हो गया, मतलब रिसर्च हुआ नहीं है लेकिन हम लोग प्रीवियस आर्टिकल्स, प्रीवियस रिसर्च को देख करके सोचेंगे अपना स्टडी का क्या आउटकम हो सकता है। The concept addressed by the hypothesis must be clearly defined and measurable. और जो हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस होगा वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए। तो इसको हम लोग मेजर करते हैं, जैसे कि हम लोग ऑब्जेक्टिव को मेजर करते हैं। तो अगर हम लोग किसी का नॉलेज असेस करेंगे तो हमारा 2 हाइपोथेसिस हम लोग बोल सकते हैं सेट होगा। रिसर्च हाइपोथेसिस 1 जिसमें हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे कि नॉलेज विल बी गेन, एंड रिसर्च हाइपोथेसिस 2 में हम लोग अगर प्रेडिक्ट करेंगे नॉलेज विल बी नॉट गेन। तो क्या होगा, फिर लास्ट में हम लोग उसको फिर प्रूव करेंगे कि नॉलेज गेन हुआ या नहीं हुआ। रिसर्च हाइपोथेसिस मस्ट रेफर टू कॉन्सेप्ट्स दैट कैन बी स्टडीड साइंटिफिकली, सो टू से दैट a company's aggressive studies are caused by the devil is not a testable hypothesis, because this hypothesis refer to a concept the devils that is not in the provisions of science. Science deals with what can be observed. This is the basis for empirical observation. तो हम लोग जो भी हाइपोथेसिस जो सेट करेंगे वो क्या होना चाहिए, साइंटिफिक बेसिस पे होना चाहिए, ना कि किसी मिथ पे होना चाहिए, यानी कि वो साइंटिफिकली प्रूव होना चाहिए। तो वही यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि कोई कंपनी जो है वो एक एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, मतलब किसी को गुस्सा आ रहा है तो उस पर लाइक कोई रिसर्च करना चाह रहा है, तो इसमें ये हाइपोथेसिस में नहीं लिखेगा कि डेविल लाइक कोई डेविल है, यानी कोई राक्षस आकर के हमारे अंदर घुस गया तो हमें गुस्सा आ रहा है। ये हम लोग नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये साइंस नहीं मानता है। तो हम लोग हाइपोथेसिस में वही पॉइंट लिखेंगे जो कि साइंटिफिकली प्रूवन हो, यानी कि प्रूव्ड हो, उसी को हम लोग यूज करेंगे, ना कि किसी भी अदर पॉइंट को हम लोग यूज करेंगे। स्टेप 4 क्या बोल रहा है, चूज अ रिसर्च मेथड। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने के बाद अपना कौन सा मेथड यूज करना है उसको हम लोग चूज करेंगे। तो लेट द लिटरेचर बी योर गाइड, यानी कि प्रीवियस क्या रिसर्च हुआ था, लिटरेचर रिव्यू हम लोग किए थे स्टेप 2 में, तो हम लोग उस लिटरेचर रिव्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि किसने क्वालिटेटिव अप्रोच अपनाया था, किसने क्वांटिटेटिव अप्रोच अपनाया था, किसने एक्सपेरिमेंटल यूज किया था, किसने क्वासी एक्सपेरिमेंटल यूज किया था। ये सभी मेथड्स भी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो हम लोग ये अप्रोच जो है लिटरेचर रिव्यू से हम लोग को मिलता है, रिसर्च अप्रोच या फिर रिसर्च मेथड को चूज करने में हेल्प। तो a through literature review is the best turning point for choosing your method, because evaluating previous researchers' effort can suggest a path to answer your own research question. तो जो previous literature review है हम लोग को एक तरीके से बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है अपना मेथड को चूज करने का। इससे हम लोग को पता चलता है कि अगर हम लोग ये मेथड अपनाएंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और क्या क्या इसका
बेनिफिट हो सकता है, इससे हम लोग एक अच्छा मेथड जो है उसको चूज कर सकते हैं. यू माइट फाइंड आउट दैट पीपल हैव यूज सर्टेन डिजाइन एंड दैट दे वी वर्कड वेल और दैट देयर हैव बीन प्रॉब्लम. तो वही जैसा कि मैंने अभी बताया कि इससे हम लोग को पता चलेगा जो प्रीवियस रिसर्च किए थे उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा उस मेथड को चूज किए, तो क्या क्या उनका लिमिटेशन था, क्या क्या उनका कंसिक्वेंसेस था, उसको हम लोग को देखने को मिलेगा, जिससे हम लोग वो सबको अपने रिसर्च में अवॉइड करेंगे और एक बेस्ट मेथड को हम लोग चूज करेंगे. तो स्टेप 5 है नेक्स्ट. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं. रिसर्च मेथड को चूज कर लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे. तो रिसर्चर शुड आस्क वेयर विल आई गेट दी इंफॉर्मेशन. तो हम लोग को इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा वो हम लोग फिर सोचेंगे. The data may already exist as a secondary data that has already been collected for a purpose other than the current study, or it may have to be primary data, original data gathered to satisfy the purpose of the current study. तो या तो हम लोग सेकेंडरी डेटा यूज कर सकते हैं, लाइक जो रिसर्च पहले हो गया है, लाइक केस कंट्रोल में केस स्टडी हो गया, वो सबको हम लोग जो स्टडी करेंगे तो ये हम लोग सेकेंडरी डेटा से हम लोग इसको स्टडी कर सकते हैं. या फिर हम लोग प्राइमरी डेटा यानी डायरेक्ट जो हमारा सैंपल है उससे भी हम लोग क्वेश्चन वगैरह पूछ करके प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं. सेकेंडरी डेटा इज यूज्ड whenever possible because it tends to be much less expensive than primary data and much data is also available in a timely manner. तो जो प्राइमरी डेटा है उसे हम लोग को जिसके पास ये डेटा होगा उससे कलेक्ट करना होता है, बट सेकेंडरी जो है हमें न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर डिफरेंट आर्टिकल्स के थ्रू या फिर डिफरेंट डेटाबेस के थ्रू आसानी से मिल जाता है. तो हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं कि सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करना जो है वो ज्यादा इजी है कंपेयर टू प्राइमरी डेटा कलेक्शन. नेक्स्ट जो है हमारा स्टेप 6 बोल रहा है एनालाइज योर रिजल्ट. तो हम लोग जो रिसर्च किए उसका रिजल्ट क्या हुआ या फिर उसका डेटा क्या है, एनालाइज योर डेटा यानी जो हम लोग डेटा कलेक्ट किए हैं उसको हम लोग इसमें क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे बाय द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन. तो वंस डेटा कलेक्शन इज कंप्लीट द नेक्स्ट स्टेप इज टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन. यानी कि डेटा कलेक्शन जैसे ही आपका कंप्लीट होगा तो आप लोग क्या करने लगोगे, डेटा एनालिसिस करोगे. एनालिसिस मेक्स सेंस ऑफ डेटा so that decision makers can draw conclusion about the variables. तो हम लोग जब एनालिसिस कर लेते हैं तो हमें एक सेंस हो जाता है कि हमारा रिजल्ट क्या है, हम लोग अपने स्टडी को कंक्लूड कर सकते हैं. नो मैटर विच एनालिटिकल प्रोसीजर इज यूज्ड, द रिजल्ट मस्ट प्रोवाइड in a timely manner the information that the decision maker seeks. तो अब भले ही कंप्यूटर से कैलकुलेट करो या फिर मैनुअली कैलकुलेट करो डेटा, बट आपको जो डेटा है उसको एनालाइज करना और टाइमली मैनर में इसको सबमिट करना ताकि लोगों को डिसीजन मेकर्स को इंफॉर्मेशन जो है वो टाइमली मिल सके. इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी टू एनालाइज डेटा यूजिंग मैनुअल मेथड. हाई स्पीड कंप्यूटर्स use statistical software to perform all sort of calculation like E-views and SPSS. तो बेसिकली अब हम लोग आजकल के ज़माने में तो मैनुअल मेथड को कम ही यूज़ करते हैं या फिर ना के बराबर यूज़ करते हैं. आजकल हम लोग सारे लोग SPSS हो गया या फिर E-views हो गया, डिफरेंट साइट है वहाँ से हम लोग अपना जो डेटा है उसको कैलकुलेट करके प्रेजेंट करते हैं. लास्ट स्टेप है हमारा रिसर्च एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशन. तो रिसर्च हमारा हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, रिजल्ट आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इम्प्लीकेट करेंगे. आफ्टर द डेटा हैज बीन कलेक्टेड एंड प्रॉपरली एनालाइज्ड रिसर्च एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशन शुड बी रिपोर्टेड. तो हम लोग को क्या करना है, हमारा रिसर्च हो गया तो हम लोग उसको लोगों को रिपोर्ट करना है. तो हम लोग रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं, हम लोग अपने आर्टिकल को डिफरेंट बुक में पब्लिश कर सकते हैं, डिफरेंट आर्टिकल में पब्लिश कर सकते हैं और बता सकते हैं. ऑल रिजल्ट शुड बी एक्सप्लेन इन डिटेल. अपने रिजल्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं डिटेल में. अकॉर्डिंग टू रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी रिसर्चर शुड सजेस्ट पॉलिसी इम्प्लीकेशन टू डिसीजन मेकर. तो हम लोग हर रिसर्च को करने के बाद थेसिस में क्या लिखते हैं, इम्प्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग. तो नर्सिंग में क्या क्या इसका इम्प्लीकेशन है उसको भी अगर हम डिवाइड कर दे तो नर्सिंग एजुकेशन में हमारा स्टडी का क्या इम्प्लीकेशन है, नर्सिंग रिसर्च में हमारे स्टडी का क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, नर्सिंग हमारा जो प्रैक्टिस है उसमें हमारा जो स्टडी है उसका क्या इम्प्लीकेशन होता है. ये सारा पॉइंट हम लोग जो है सोचकर हम लोग बताते हैं. तो हम लोग को इम्प्लीकेशन जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीकेट भी कराना होता है आफ्टर डूइंग दी कंप्लीट रिसर्च.
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च हमेशा 5 मार्क्स में ये पूछा जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च क्या है? फाइंडिंग्स कैन बी वेरीफाइड बाय रिप्लिकेशन। तो जो भी फाइंडिंग्स हुआ है हम लोग उसको वेरीफाइड करेंगे। तो इसलिए जो रिसर्च हुआ रहता है हम लोग मोस्टली उसको फिर से क्या करते हैं, उसी पे रिसर्च करते हैं ताकि उसको वेरीफाई कर पाए कि ये जो बोल रहा है रिसर्च वो सही बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट है फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च एथिक्स। हम लोग को कोई भी रिसर्च करने से पहले हम लोग को इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमिटी होता है, नर्सिंग रिसर्च मॉनिटरिंग कमिटी होता है, उसका अप्रूवल लेना होता है। तो हम लोग को सारे एथिक्स को फॉलो करना होता है। जो भी रिसर्च हम लोग करें वो रेलिवेंट होना चाहिए इन द फील्ड, फॉर द फील्ड ऑफ नर्सिंग या फिर सोसाइटी के लिए रेलिवेंट होना चाहिए। किसी भी अनरिलेवेंट टॉपिक पे हम लोग रिसर्च नहीं करेंगे। जो भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो भी हम लोग टूल यूज करेंगे वो वैलिड होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। टूल क्या होता है? टूल होता है किसी भी चीज को असेस करने के लिए हम लोग टूल का यूज करते हैं, टूल हम लोग बोलते हैं। तो टूल जो होता है वो सेल्फ स्ट्रक्चर भी हो सकता है, हम खुद से प्रिपेयर भी कर सकते हैं, या फिर स्टैंडर्ड टूल भी होता है। तो अगर हम लोग कोई भी टूल को खुद से प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग को उसको वैलिडिटी करवाना होता है, यानी कि हम लोग को एक्सपर्ट के पास भेज करके सर्टिफाई करवाना होता है कि हमारा टूल जो है वो सही है या नहीं है। और अगर कोई टूल अगर प्रिपेयर किया हुआ है ऑलरेडी, लाइक पेन स्केल आप लोग सुने होंगे, विजुअल एनालॉग पेन स्केल। तो पेन स्केल क्या है? ऑलरेडी बनाया गया, पहले से बनाया गया। तो उसके थ्रू अगर हम लोग कोई किसी का पेन असेस करेंगे रिसर्च में तो हम लोग को वैलिडिटी करवाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है? वैलिड है, रिलायबल है। बट वही अगर हम लोग अपना कुछ इंस्ट्रूमेंट या फिर अपना कोई क्वेश्चन आयर को डेवलप करेंगे तो हम लोग को क्या कराना होगा? एक्सपर्ट के पास भेजना होगा, उसको वैलिडिटी कराना होगा, सर्टिफाई करवाना होगा। लेकिन अगर कोई टूल जो है पहले से बना हुआ है, और एक पॉइंट को याद रखना है, अगर कोई टूल लाइक ये विजुअल एनालॉग पेन स्केल अगर पहले से बना हुआ है तो हमारा स्टैंडर्ड ये बोलता है कि हम लोग को यूज करने से पहले हम लोग को क्या करना होता है? उससे परमिशन लेना है बाय द हेल्प ऑफ मेल या फिर लेटर हम लोग को भेज करके कि क्या मैं आपका ये टूल यूज कर सकता हूँ, ये सब पूछना है, फिर जाके हम लोग को रिसर्च करना है। नो प्लेगरिज्म, डुली एक्नॉलेजेस रिलेवेंट सोर्सेस यूज्ड। हम लोग को कोई भी डेटा को कॉपी पेस्ट नहीं करना है। किसी ने रिसर्च किया आप ही के टॉपिक पे, हम उसको वहां से उठाए और अपने रिसर्च में पेस्ट कर दिए। ये कॉपी पेस्ट जो है यहाँ पे हमारे रिसर्च में नहीं करना है। अगर हम करेंगे तो उसको एक्नॉलेज करना है, रेफरेंस में देना है कि आप कहाँ से उठाए हैं, कहाँ से कॉपी किए हैं। ये सब जो है हम लोग को सोर्सेस बताना है। डॉक्यूमेंटेड फॉलोइंग सम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स। जो भी हमारा प्रोटोकॉल्स है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल है रिसर्च के लिए, तो हम लोग का हर कॉलेज जो है रिसर्च कराने से पहले एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल देता है, यानी क्राइटेरिया देता है कि आपको रिसर्च कैसे कंप्लीट करना है, क्या क्या स्टैंडर्ड को फॉलो करना है एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, एज अ स्टाफ। तो ये सब जो है हमें पता होना चाहिए। और ये सब करने के बाद क्या करना है? हमें अपने आर्टिकल को या रिसर्च जिसे हम लोग किए हैं उसका एक मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपेयर करना है। मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपेयर करके उसको पब्लिश भी कराना है डिफरेंट आर्टिकल्स में, लाइक पबमेड में हो गया, उसके बाद आपका डिफरेंट यूजीसी के जर्नल्स हो गए, उसमें हमें पब्लिश भी कराना है ताकि लोगों को पता चले कि क्या क्या टॉपिक पे आपने रिसर्च किया और उनको कुछ सीखने को मिले। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रोल ऑफ नर्स इन रिसर्च। एज अ नर्स आपका क्या क्या रोल होता है इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। तो फर्स्ट है रिसर्च असिस्टेंट, असिस्टिंग इन डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस। आप लोग अगर जॉब के लिए जाओगे या फिर डिफरेंट जो कॉलेजेस है लाइक एम्स हो गया, जिपमर हो गया, सब में एक पोस्ट आता है रिसर्च असिस्टेंट का। तो रिसर्च असिस्टेंट का क्या काम होता है? जो रिसर्च कर रहा है आप लोग क्या करोगे वहां पे, आपको 40,000 50,000 वो लोग सैलरी देंगे, 30,000 to 40,000 मोस्टली सैलरी देते हैं ये लोग। और आपका क्या काम होगा? आपको बस डेटा कलेक्ट करना है। जब बहुत ज्यादा लार्ज पॉपुलेशन है, लाइक आपको किसी पूरे विलेज का डेटा कलेक्ट करना है या फिर किसी स्टेट का डेटा कलेक्ट करना है, तो ये लोग क्या करेंगे? 4-5 लोगों को रिक्रूट करेंगे फॉर द कलेक्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। जो रिसर्च कर रहे हैं वो लोग कुछ लोगों को रिक्रूट करते हैं एनालिसिस करने के लिए और डेटा कलेक्शन के लिए। तो एज अ रिसर्च असिस्टेंट जो है हमारा रोल हो सकता है, या फिर एक तरीके का एक अच्छा स्कोप भी है इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट है रिसर्च इवेल्युएटर, able to read, report and evaluate its relevance and apply it to nursing। तो रिसर्च इवेल्युएटर जो है
बेसिकली हम लोग इसको रिव्यूअर भी बोल सकते हैं। हम लोग कोई भी चीज में रिसर्च अपना पब्लिश करते हैं तो उससे पहले हम लोग को उसको सबमिट करना होता है। फिर कुछ लोग होते हैं जो उसको इवेलुएट करते हैं कि हम लोग जो पब्लिश कर रहे हैं क्या वो कॉपी पेस्ट तो नहीं है, या फिर कोई फेक हम लोग रिसर्च तो नहीं किए। तो उस सबको रिलीवेंस को चेक करने के लिए हम लोग को एक इवेल्युएटर चाहिए होता है। तो इवेल्युएटर कौन बन सकता है? जो अच्छे से किसी भी रिपोर्ट को रीड कर पाए और उसका रिलेवेंस है कि नहीं, और हमारे नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए वो बेस्ट है या नहीं, उसको चेक कर पाए। ऐसे लोगों को रिसर्च इवेल्युएटर बनाया जाता है। नेक्स्ट है रिसर्च एक्सपर्ट। नर्सेस विथ मास्टर्स एंड डॉक्टरल डिग्रीज में एक्ट एज अ एक्सपर्ट। तो अगर आप एमएससी नर्सिंग कर लिए, मास्टर कर लिए, या फिर आप डॉक्टरेट हो गए, पीएचडी नर्सिंग कर लिए, तो आप एक रिसर्च एक्सपर्ट की जैसे भी वर्क कर सकते हैं। ये भी आपका एक रोल होगा क्योंकि आपको बेसिक रिसर्च का जो है वो पता चल जाएगा। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेटर। कंडक्ट एक्चुअल रिसर्च, यानी कि एज अ रिसर्चर भी आपका एक रोल होता है। आप एक्चुअल जो रिसर्च है उसको इंडिविजुअली विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स भी आप कंडक्ट कर सकते हैं। Next, we will see about role of a registered nurse in research. तो as a registered nurse आपका क्या role है in the field of research? Read, interpret and utilize research in work area. तो हमें डिफरेंट, इसलिए हमें बोला जाता है कि अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए हमेशा हमें जर्नल्स को, रिसेंट क्या हो रहा है, नॉलेज को अपडेट करने के लिए रिसेंट क्या हो रहा है हमारी फील्ड नर्सिंग रिसर्च में, डिफरेंट नर्सिंग जर्नल्स को रीड करना चाहिए, डिफरेंट आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल को रीड करना चाहिए। तो ऐसा हमारा रोल होता है। आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ नीड एंड कंडक्ट मिनी रिसर्च। तो जो भी हमारे नीड है उसको हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। भले ही हम स्टाफ नर्स जॉब करें, लेकिन हम लोग मिनी रिसर्च तो कर सकते हैं। लाइक किसी भी चीज का हम लोग को पता करना है कि चैलेंजेस फेस्ड बाय नर्सेस वर्किंग इन सेलेक्टेड हॉस्पिटल। तो हम लोग एक गूगल फॉर्म, छोटा सा गूगल फॉर्म बना करके वहाँ के नर्सेस को दे सकते हैं और हम लोग मिनी रिसर्च जो है कंडक्ट कर सकते हैं। कोलैबोरेट विथ अदर रिसर्चर। जो भी अदर रिसर्चर है, जो भी अदर रिसर्च के एरिया में वर्क कर रहे हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करके हम लोग वर्क कर सकते हैं। एक्ट एज एन एडवोकेट फॉर पार्टिसिपेंट्स। जो भी रिसर्च में पार्टिसिपेंट है, हम लोग को अगर कहीं से अप्रूवल नहीं मिल रहा तो एज एडवोकेट हम लोग उनके राइट के लिए बोल सकते हैं, उनको अप्रूवल दिला सकते हैं। इसमें भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन इन रिसर्च। एडमिनिस्ट्रेशन इन रिसर्च एज अ एडमिनिस्ट्रेटर आप क्या रोल कर सकते हैं? आप किसी कॉलेज में एज अ प्रिंसिपल पोस्टेड हो, या फिर एज अ डीन पोस्टेड हो, एज अ प्रोफेसर एचओडी पोस्टेड हो, तो आपका क्या रोल होगा इन द फील्ड ऑफ रिसर्च? सो फर्स्ट है बीइंग अवेयर ऑफ रिसोर्सेज एंड मेकिंग इट अवेलेबल टू नर्सेस। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या रिसोर्सेज आपके पास है और आपको इसको प्रोवाइड कराना है जो नर्सेस है उनको। प्रोवाइडिंग अ क्लाइमेट फॉर रिसर्च। अपने जो वर्क एनवायरनमेंट है वहां पे एक क्लाइमेट, एक एनवायरनमेंट देना है अपने स्टाफ को रिसर्च कंडक्ट करने के लिए। कंडक्टिंग रेगुलर जर्नल क्लब्स टू क्रिटिक आर्टिकल्स। जर्नल क्लब क्या होता है? जर्नल क्लब में हम लोग रिसर्च आर्टिकल को प्रेजेंट करते हैं और उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि इसका क्या क्या पॉजिटिव थिंग है, इसमें क्या निगेटिव थिंग है, निगेटिव एस्पेक्ट है, इसको देखते हैं। जिससे हमें क्या मिलता है? नॉलेज मिलता है। तो इसे हमें अपने स्टाफ के बिटवीन हो गया, स्टूडेंट्स के बिटवीन हो गया, कंडक्ट कराना है जर्नल क्लब प्रेजेंटेशंस। अलाउइंग स्टाफ टू अटेंड कॉन्फ्रेंसेस एंड प्रेजेंटेशंस। अपने अंदर जो सबऑर्डिनेट्स है, जो वर्क कर रहे हैं, उनको अलाउ करना है। अगर वो कहीं कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, रिसर्च पेपर प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको मोटिवेट करना है, इनकरेज करना है। पार्टिसिपेटिंग इन इंस्टीट्यूशनल इथिकल कमिटी। हम लोग को रिसर्च करने से पहले इंस्टीट्यूशनल इथिकल कमिटी होता है, उसका अप्रूवल लेना होता है। इंस्टीट्यूशनल इथिकल कमिटी क्या होता है? डिफरेंट एक्सपर्ट होते हैं डिफरेंट फील्ड के, लाइक एडवोकेट होंगे, डॉक्टर्स होंगे, फिर हमारे नर्सिंग फील्ड के एक्सपर्ट होंगे। सारे लोग एक जगह बैठते हैं, हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसमें हम लोग रिसर्च करने वाले हैं, वो पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, सिनॉप्सिस को, मतलब प्लान फॉर रिसर्च जो होता है, हमारे प्लानिंग को देखते हैं और फिर उसको अप्रूव करते हैं कि ये इथिकली सही है या नहीं है। अगर वो वहां से अप्रूवल नहीं मिलता तो हम लोग रिसर्च नहीं कंडक्ट कर सकते। तो एज अ एडमिनिस्ट्रेटर आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। कोलैबोरेटिंग विथ अदर क्लिनिकल रिसर्च। अदर क्लिनिकल रिसर्च क्या क्या हो रहा है उसके साथ आप कोलैबोरेट करके वर्क कर सकते हो। रिव्यूइंग रिसर्च प्लान्स फॉर फिजिबिलिटी। रिसर्च प्लान को लाइक स्टाफ कैसे
कर रहे हैं उनको एक टाइमलाइन दे सकते हो कि आपको इतने पीरियड में प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबमिट करना है, इतने पीरियड में आपको डेटा कलेक्ट करना है, इतने टाइम के बाद आपको इसको पब्लिश कर देना है। तो इसके लिए एक प्लान जो है बना करके एज एडमिनिस्ट्रेटर आप अपने स्टाफ को और स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इवेल्युएट कंप्लीटेड रिसर्च फॉर प्रैक्टिस। तो एज एडमिनिस्ट्रेटर आप लोग इवेल्युएट कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग भी जब स्टूडेंट थे तो अपना रिसर्च जो है अपने गाइड को, अपने HODs को सबमिट करते थे, अपने प्रिंसिपल को सबमिट करते थे अपना थेसिस। तो वो लोग इससे क्या करते, इवेल्युएट करते थे कि हमारा प्रैक्टिस कैसा हुआ, हम लोगों ने क्या रिसर्च किया। तो एज एडमिनिस्ट्रेटर ये सब जो है हमारा रोल होता है। तो आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का टॉपिक पसंद आया होगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी लोग हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको नॉलेज मिल पाए। अपना फीडबैक को शेयर करें कि क्लास कैसा लगा, या फिर आपको किस टॉपिक पे क्लास चाहिए, आप ये भी लिख सकते हैं। आप और आपको क्या सीखना है, कौन सा टॉपिक चाहिए, आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि रिसर्च या फिर कम्युनिटी, आप कोई भी सब्जेक्ट जो है जिसमें आपको क्लास करना है आप लिख सकते हैं, और अपने वैल्यूएबल सजेशंस, फीडबैक को आप शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पीयर ग्रुप्स के साथ, अपने प्रोफेशनल्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक ये जो वीडियो है वो पहुंच पाए और उनको नॉलेज मिल पाए, जो कि किसी कारणवश क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं या कुछ चीज़ों को नहीं समझ पा रहे क्लासरूम में, वो इन सब चीज़ों को समझ पाए। तो धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ गुड डे।